आम जनता की आवाज देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाई फिलहाल मौजूद हाँ हिसार शहर में, और जो आज हमारे मेहमान है वो है प्रदीप भाई जी। आप सारे न जानते भी होंगे, बहुत ही युवा चेहरा है जो कांग्रेस के लिए उतर का आया है, उभर का आए हैं। तो भाई जी सबसे पहले आम जनता के चैनल पर आपका बहुत राम बहुत राम, स्वागत है धन्यवाद, थैंक और यू। आपका बहुत आभार है। आप इतना बिजी शेड्यूल निकाल के भी इतना कीमती समय अंबर के छोटे मोटे पत्रकारों अरे को नहीं दिया यार, है। पत्रकार पत्रकार होता है, कोई छोटा मोटा नहीं होता है। तो जो जनता की आवाज उठाए पत्रकार। आजकल बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी जो बड़े बड़े चैनलों में बैठे हैं, वो पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ दलाली कर रहे हैं। तो आप लोग जो जनता की आवाज उठा रहे हो वही पत्रकार है। एक है भाई जी, आप बात कर 2024 की। हम्म। 2024 में आपने इलेक्शन लड़ा। आपने करीबन करीबन 15-20 दिन पहले पता चला था कि आपकी टिकट पक्की है वहां से। 20 दिन में आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है, 58,000 वोट वहां से निकाले भी है। यह तैयारी आपने किस प्रकार करी? मेरी तो तैयारी कहाँ थी यार, मैं तो एंड टाइम पे पता चला भवानी खेड़ा चुनाव लड़ना है। और हमारे साथियों जो पूरी टीम है उन्होंने बड़ी मेहनत करी। भवानी खेड़ा की हमारी देवतुल्य जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत साथ दिया। और अभी तक का मुझे हाईएस्ट वोट शेयर वहां से मिला। और वो जनता के ऊपर है। देखो, चुनाव में जनता कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस पर डिपेंड करता है। तो मैं जनता का आभारी हूँ कि मुझे 16-17 दिन के चुनाव में, और उससे पहले मेरी कोई काम नहीं था वहाँ पे, उसके बावजूद मैं इतना वोट दिया। तो मैं तो हमेशा आभारी रहूंगा जनता का। और सभी साथियों का, हमारे युवा साथी जो हरियाणा के कोने कोने चल के वहाँ पहुंचे थे। और अब चुनाव से वो बहुत आगे हो गए, काफी दिन हो गए। अब आगे की लड़ाई लड़ेंगे, उन सब साथियों के दम पे आगे की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन भाई जी एक जो टैग लगा था आपका, वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुआ था। बाहरी टैग, बाहर का आदमी इसने टिकट मिलेगी क्या लड़ेगा, इस यो टैग आपने किस प्रकार देखा, किस प्रकार झेली इस बार? ठीक बात है भाई, वो अपनी जगह ठीक थे, मैं वहां का था तो ही नहीं। सच्चाई है भाई, भवानी खेड़ा का मैं कोई नेटिव तो था नहीं। मेरा गांव कथूरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन उसके बावजूद सब बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए, सारे टप्पे लगाए। पर आप आज, हम चुनाव के लगभग 1.25 साल हो गए, अब चुनाव हुए उसके बाद बैठे हैं। 2024 अक्टूबर में चुनाव हुआ था। अब फरवरी में बैठे हैं हम 2026 में। अब जाके पूछो भवानी खेड़ा में, जो लोग कहते थे कि प्रदीप नरवाल चुनाव जीत के नहीं आएगा, तो प्रदीप नरवाल तो चुनाव हार के वहीं बैठा है। सभी जनता में जाता है, लोगों से मिलता हूँ, सबका बड़ा प्यार मिलता है। तो ये सब भाजपा को बनाए हुए एजेंडे। और हाँ, मैं बाहर भी, मेरे गांव में विधानसभा नहीं था, लेकिन मैंने चुनाव में भी कहा था कि भवानी खेड़ा मेरी जन्म भूमि नहीं है, कर्म भूमि है। और कर्म भूमि के लिए काम करेंगे, और अभी तक कर रहे हैं काम। आप बुआनी खेड़े के लिए आवाज उठाते हो, मुद्दे उठाते हो, जैसे हालांकि आपने उठाया जल जल भराव का भराव मुद्दा का था। इशू था। एक और मुद्दा था जो मुआवजे वाला था। क्या मानते हो कि आपकी कर्म भूमि अब बुआनी खेड़ा ही होगी? आपने जो भी इलेक्शन लड़ना, जो भी काम करना, बुआनी खेड़े से ही करना है। बिल्कुल, अब कर्म भूमि है तो कर्म भूमि को कर्म भूमि की तरह रखना, उसकी सेवा करनी, लोगों के काम करने हैं। अब का हमारी सरकार नहीं, सरकार नहीं है तो बहुत सारे चीज हमारे हिसाब से नहीं होती। लेकिन विपक्ष के तौर पे में जितने धरने प्रदर्शन है, वो तो आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि जितने चुने विधायक हैं हमारे जो बीजेपी के, और जो इनके बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, वो तो कोई सिंसियरली काम कर नहीं रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन पर दबाव बना के, अफसरशाही के बात करके, लोगों से, अफसरों से बात करके जो हो सके वो हम करें। क्योंकि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आवाज उठाएगा कौन? हाँ, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, काम कोशिश से करवाना। बिल्कुल, चाहे संसद हो चाहे सड़क हो, विपक्ष का काम आवाज उठाना। हम्म। जो हमारे साथी सदन में पहुंच गए, सदन में आवाज उठाएंगे। जो नहीं पहुंच पाए, सड़क पर उठाएंगे। लेकिन हमने आवाज उठाई तो बीजेपी का तानाशाही रवैया बढ़ता रहेगा। उनको लगता रहेगा हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, चलने दो, भगवान भरोसे चलने दो। वो हम नहीं होने देंगे। आज प्रदेश में जितने हमारे स्कूल हैं, उनकी हालत जर्जर हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों का हाल देखो, सरकारी स्कूलों का हाल देखो, बहुत ही बुरी स्थिति में हरियाणा। तो हम आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे कि हरियाणा में बेहतर स्कूल बने, स्कूलों में अच्छी शिक्षा हो, बेहतर सरकारी अस्पताल मिले। क्योंकि गरीब परिवार का, गरीब का बेटा, किसान मजदूर का बेटा कहीं से पढ़ लिख के अफसर बनेगा तो गांव के सरकारी स्कूल से बनेगा, जो पहले बढ़ता था। अब धीरे धीरे वो सारे स्कूल समाप्त कर दें षड्यंत्र के तहत, तो गरीब का बेटा कहाँ पढ़ेगा, किसान मजदूर का बेटा कहाँ पढ़ेगा? जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहाँ पे वो इलाज कराएंगे? बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस इतनी है, तो ये लोग बेचारे कहाँ पे इलाज कराएंगे? तो हमारी यही लड़ाई रहेगी आगे भी कि गरीब किसान की लड़ाई लड़ सके। और शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। एक चीज और आपकी छोटी सी पूछूंगा भाई जी मैं, जो नेता है, एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, आपने नहीं लगता उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाने चाहिए और उनने अपना इलाज सरकारी मैंने हॉस्पिटल में तो करवाना चाहिए? आपसे पहले एक इंटरव्यू मैंने कहा था कि मेरी सोच तो ये है कि मजदूर का, किसान का, दिहाड़ीदार का, एसपी का, डीसी का, मंत्री का,
जिस दिन सबका बेटा और बेटी एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, उस दिन स्कूल का सुधार होगा और उस दिन समाज का सुधार होगा। और जिस दिन एक ही अस्पताल में सब वर्ग के लोग इलाज कराएंगे, तब उस हॉस्पिटल का सुधार होगा। क्योंकि फिर एसपी और डीसी खुद इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे तो मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो हमें तो इसका लेवल ठीक रखना है। अब क्या है कि अब तो वो सेक्टर अलग बढ़ गए ना, कि अमीर का बेटा यहाँ पढ़ेगा तो उनकी लेवल अच्छे बढ़ते रहते हैं। गरीबों को बचपन से ही ये तय कर देते हैं, गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। तो उसके हम लोग बड़ा खिलाफ उस चीज के, और आगे भी रहूंगा, संघर्ष करते रहेंगे। एक है जो आपने टिकट मिली बुआनी खेड़ा से, अब कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर और भी मिलेंगे, आपने देखा, तो उन उम्मीदवारों ने आपकी कितनी मदद करी? मेरी तो मदद मदद क्या ही करनी, देखिए मेरी बात समझिए, मेरी मदद जनता ने करी। जनता मदद नहीं करती, मैं 20,000 वोटों में खड़ा रहता। मेरी मदद तो जनता ने की, हमारे कांग्रेस के सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने करी, मेरे प्रदेश के सभी साथी जो कोने कोने में जो बैठे थे, जो चुनाव में आज जिन्होंने दिन रात एक कर दी, मेरी मदद उन्होंने की, और उनका एहसान है मेरे ऊपर जो कोई उतर नहीं सकता है। जो कोई उम्मीदवार था वो आपसे रूस रहा, वो आपने एक साल में मनाने की कोशिश करी, उनके पास आप गए हो कि अगला इलेक्शन में तैयारी करेंगे, कुछ ऐसी बात हुई हो? देखो, मैं राजनीति बनाने छोड़ के को नहीं करता, मैं राजनीति करता हूँ मुद्दों की। जो कांग्रेसी है वो कांग्रेसी का साथ दे। अगर कहीं और किसी और, मैं भी टिकट कहीं और मांग रहा था, मैंने चाहा ना कांग्रेस जीते, वहां पे भी मुझे पार्टी ने यहाँ भेज दिया, टिकट थोड़ा मांग रहा था यहाँ पे, पार्टी ने कहा चुनाव लड़ो यहाँ से, अब आगे यहाँ मेहनत इसलिए करूंगा मैं। तो मनाने बनाने पॉलिटिक्स में नहीं करता, जिसको कांग्रेस में जो गरीब का भला जाता है इस देश में, मजदूर का भला जाता है, वो राहुल जगह प्रियंका जी का साथ दे। और जो कह रहे हैं हमने चुनाव में, जिसे चुनाव में करना कर लिया, हमने क्या मनाना है? जो हाथ में कर ही लिया, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, किसी ने बीजेपी वोट डलवा दी, तो जो था उनके हाथ में कर लिया। अब आगे जनता नकार चुकी उनको। आप जाकर देखो भवानी खेड़ा, हिसार पार्लियामेंट में आती है, देखो कहाँ है, कहाँ पे वो सब लोग हैं। जनता में कोई उनका कोई स्टैंडिंग नहीं है। जनता जानती ना, जनता ये जानती है कि किसने साथ दिया, किसने बीजेपी का साथ दिया। जनता बेवकूफ नहीं है, तो वो जनता को उतना ही साथ दे रही है। तो आपने अभी फिलहाल में जिक्र किया प्रियंका गांधी जी होगा, उनके संबंध आपके साथ बहुत अच्छे हैं। नेता मेरी, नेता आपकी, उनकी आपको वजह से भाई जो मानती है? नहीं, मैं जो भी उनकी वजह से हूँ, मैं नेता है। उन्होंने आपको सीधी टिकट दी, तो आपको पता है हरियाणा में 2 गुट है, एक हुड्डा गुट है, एक सैलजा गुट है। तो आपने स्थायी रूप से, आपकी मदद किसने की या मदद किसी ने नहीं की कि ऊपर से टिकट आई हाईकमान से, भाई अपने आप लड़ेगा, अपने आप देखेगा? ये ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो हमेशा हर इंटरव्यू में कहता हूँ एक बात, सत्य सत्य रहेगा। देखिए, किसी भी चुनाव में किसी भी टिकट है, पूरी पार्टी का साथ होता है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी से, स्क्रीनिंग कमेटी से, सीसी में टिकट जाती है, वहां से चयन होता है। स्टेट लीडर बोलते 2-3 सीटें थी, प्रदीप वाले ने मिलकर लड़े, उनमें से एक सीट में चुनाव लड़ लिया मैं, ठीक है, क्योंकि हालात अलग थे। और उसके बाद जब मैं प्रदेश में चुनाव लड़ा, मेरे चुनाव में तो आए दीपेंद्र जी, आए ना, दीपेंद्र हुड्डा जी आए, और 2 बार आए मेरे चुनाव में, और पूरा उन्हें मजबूती से मेरा कोशिश करी, मजबूती से पूरा साथ दिया। और बल्कि 18 तारीख को जब पहली रैली तब भी आए, प्रियंका जी आए तब भी मेरे साथ आए। और मेरा जीवन में जितना साथ दिया, मैं कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, प्रियंका जी मेरे नेता हैं। उनका मतलब एक गरीब परिवार से उठे हुए व्यक्ति को मुझे उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया हुआ, आज सबसे कम उम्र का मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया था प्रियंका जी ने, मुझे चुनाव लड़वाया। तो वो मेरे नेता, और ये परिवार हमेशा गरीब परिवार के युवाओं को आगे बढ़ाता है, आम परिवारों के युवाओं को आगे बढ़ाता है, मुझे बढ़ाया। और हम हमेशा एक ही कोशिश करते हैं कि उनके विश्वास पे खरे उतरे और गरीब तबके की, मजदूर तबके की, किसान तबके की लड़ाई लड़े। एक चीज, जब की बार आपने देखा 2024 को जो इलेक्शन हुई थी, इलेक्शन होने तक कुछ महीने पहले कांग्रेस की पूरी लहर थी, सब आवाज लगाने लग रहे थे कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। अचानक से ऐसा क्यों है भाई जी? जो कांग्रेस की सरकार थी वो पिछड़ आएगी और दोबारा फिर तीसरी बार बीजेपी ने जीत प्राप्त की। वो जी, उसमें तो बहुत सारे फैक्टर है भाई, उसमें तो कास्ट पोलराइजेशन बड़ा फैक्टर है। कहीं ना कहीं गुटबाजी फैक्टर है। आपने मुझसे पहले मुझसे पूछा मैं किस गुट में, मैं कांग्रेस गुट में। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस अपने आप में गुट है। वो ठीक है, सबकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती राजनीति में, कोई किसी नेता का खास होता है, कोई किसी का खास होता है, पर फर्स्टली लास्टली वी ऑल आर कांग्रेस में। हम सब लोग कांग्रेस को लगा, सबसे पहले भी आखिरी में। अब ठीक है, किसी का वो नेता खास है, किसी का वो खास, सबके अपने अपने हैं, उसमें सबकी अपनी इच्छा को आप रोक नहीं सकते किसी को। पर मुझे लगता है इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से एक साथ रहती, मैं चाहता हूँ आगे भी रहे, कार्यकर्ताओं में फूट ना पैदा हो, और अब हमारा संगठन भी बन रहा है।
पिछले बार संगठन भी नहीं था 10 साल से। संगठन का अपना एक वैल्यू है, अपना एक ताकत बनेगी उससे। और मेरा मानना भविष्य में कांग्रेस पार्टी एक साथ आके मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हमारा संगठन बन रहा है, जिला अध्यक्ष बन गए हमारे, स्टेट जिला कमेटियां बन गई हमारी, ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे हमारे, 10 साल से नहीं थे। तो मुझे लगता है वो अगर संगठन पहले बन जाता तो थोड़ा और हमें फायदा मिलता। मैं क्या कहीं ना कहीं प्रदीप नरवाल जी का हाथ है ये कमेटी बनवाने में, गठन करवाने में, या हाईकमान का ऑर्डर है? नहीं, मेरा तो क्या है, मैं तो पार्टी का तय प्रभारी जो हमारे विजय प्रसाद, उन्होंने इस बात को तय किया कि हरियाणा बने। राहुल जी का विजन था हरियाणा को लेके कि हरियाणा में कमिटेड टाइम में बने, अब बन रहे हैं सारे धीरे धीरे। और मेरा विश्वास है इस रास्ते पर चलते अगली बार हम जरूर राज्य में स्थापित होंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं आने का रीजन नाजमुल की टिकट भी उसको, जो जस्सी पेटवाड है उनकी टिकट का एक आपने देखा होगा, वीडियो भी चली थी काफी, अगर जस्सी ने टिकट मिल गई चलिए सरकार नहीं आ सकी, कहीं ना कहीं लग रहा आपने? आपसे पहले मुझे एक साथी ने और पूछी थी पिछले कुछ दिन पहले की बात नारनौल की टिकट की, लेकिन तब भी मैंने ये बात की, अब भी बात कर रहा हूँ। जहां तक जस्सी पेटवाड का सवाल है, मेहनत कर रहा हूँ उस सीट पे, बात उठ के आती, पर मैं चलो बोल देता हूँ कि मेहनत कर रहा हूँ उस सीट पे। उसने मेहनत की, चुनाव जीत गया है, किसी टिकट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बीजेपी का नैरेटिव होता है, बीजेपी माहौल बनाती है, इससे बन गए, इससे जीत गए, इससे हार गए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जस्सी ने मेहनत की, चुनाव जीत गया और आगे बढ़ेगा। मेरा विश्वास अब बहुत बड़ा लीडर बनेगा, अच्छा ऊर्जावान युवा है, हमारा साथी है, छोटा भाई है, आगे और बढ़े, हम तो चाहते हैं। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो माहौल बनाती बीजेपी, ठीक है, वो बना दिया माहौल जो था। और मेरा मानना है आगे सब जितने हम युवा मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जो आपके पिताजी थे फौज में, जो आपने आपकी पढ़ाई की वो जेएनयू से की है, उसके बाद यहाँ तक राजनीति का जो आपका सफर था वो कैसा रहा आपको? जो नेता तक का आपका सफर गया वो कैसा गया? ठीक है, सफर तो क्या चीज, देखो भाई, राजनीति में हर सफर सत्ता तक नहीं पहुंचता बहुत जल्दी। इस बार मेरी सत्ता नहीं आई, और सत्ता तक सिर्फ सत्ता तक नहीं आना है। जब सफर शुरू किया था सोच के किया था कि भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर छोटू राम, इनके सपनों का एक देश बनाएंगे, एक हरियाणा बनाएंगे। जब सफर की शुरुआत की सोचा था, जेएनयू में पढ़ा था, बाबा साहब को पढ़ा, शहीद भगत सिंह को पढ़ा, सर छोटू राम को पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा, उनको पढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं। यहाँ तक मैं तो कम से कम ये उनको पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक आया हूँ। तो आगे भी यही विश्वास है कि जो उनके सपने थे, जो उनके विचार थे, वैसा ही देश बने। विचार कैसे थे? नेहरू जी का विचार था कि देश सोशलिस्ट बने, गरीबों को हक मिले। सर छोटू राम क्या कहते थे कि किसानों को अधिकार मिले। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे कि दलितों के साथ पीड़न ना हो, दलितों को इस लोकतंत्र में अपना बकाया मिले। शहीद भगत सिंह क्या कहते थे कि गरीब और अमीर का भेद कम हो जाए, यही कहते थे। इन्हीं विचारों में आगे बढ़ना है और इसी तरह हरियाणा बनाना है। जो हमारे युवा भटक गए हैं, कोई यहाँ गोली चलाता घूम रहा है, कोई वहां गोली चलाता घूम रहा है, कोई यहाँ शूटर बन गया, कोई वहां शूटर बन गया है, इस तरह का हरियाणा हमारे युवाओं के हाथ में पिस्तौल नहीं, किताब होनी चाहिए। एक अभी मुद्दा चला आ रहा है बीजेपी सरकार में पेंशन को लेके, वो बोल रहे हैं जो विपक्ष है पेंशन काट दी गई है, और जो बीजेपी बोल रही है पेंशन नहीं काटी, हमने रोक रखी है, हम डाल देंगे। आपको क्या लगता है, काट दिया डाल देंगे? मैं तो बहुत दिन से फंसा हुआ बीच में। इसमें कई बयान भी आए बीजेपी वाले, मैं वही कह रहा हूँ, ये लोग राज को लेके, सरकार को लेके सीरियस नहीं है, तो भगवान भरोसे चलते हैं। अब आपने स्टार्टिंग जब इंटरव्यू किया, आपने मुआवजे की बात की, वाणी खेड़ा में पानी चढ़ा था, इन्होंने कहा मुआवजा 6 दे देंगे हम 2 महीने के अंदर, 7-8 महीने हुए पानी चढ़े हुए, तो किसानों की फसलें खराब हुई, अभी तक मुआवजा नहीं आया। तो इस सरकार पॉलिसी लेवल पे कहीं क्लियर ही नहीं है। तो ठीक है, जब चुनाव आता है 35 जमा में एक कौम कर देते हैं, कहीं पे कोई जातीय ध्रुवीकरण कर दें, किसी के लिए क्या भ्रांतियां फैला देंगे, फिर सरकार आने के बाद जनता त्राही त्राही करती है, फिर आगे तो क्या है? तो जो ये मुआवजा था अभी तक किसानों का नहीं मिला वहां नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो इतना फंड होने के बाद भी मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं अपनी जेब से पैसा निकाल नियत नहीं ना, नियत नहीं है। फंड इनके पास फंड्स तो हैं, पर ये फंड करते हैं, बस फंड करना आता है इनको, फंड्स रिलीज नहीं करने आते। ये लोग सीरियस ना, नियत है इनकी, कहाँ नियत है? सिर्फ भाषणबाजी में सरकार चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ। एक हमने देखा है राहुल गांधी जी है जो, वो बार बार बोलते हैं कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति उनके सामने नहीं बोलते, कोई ना कोई राज, कोई ना कोई वीडियो उनके पास है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारे लोगों का नाम आया है, हमारे मिनिस्टर पुरी साहब का नाम भी आया है, अंबानी का नाम भी आया है। देखो कितनों के नाम आते हैं, मैं तो कुछ ना कुछ किस ऐसा लेवल बटन, तक कौन लिप्त है, किस लेवल तक आगे तक इनकी गठजोड़ बना हुआ है अमेरिका के आइलैंडों में।
पूछना चाहिए इनसे क्या करने जाते थे वहां पे, कोई जगराता तो हो रहा था क्या वहां पे? एप्स्टीन फाइल्स, एक वैसा व्यक्ति एप्स्टीन जिसने नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उनकी हत्याएं की, एक के साथ नहीं, सैकड़ों के साथ। उसके साथ हमारे देश के किसी कैबिनेट मिनिस्टर का रिश्ता सामने आता है, देश में सबसे बड़े उद्योगपति का नाम सामने आता है, तो दुर्भाग्य, उसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अभी देखना, अभी तो फाइल्स, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस का, अभी तो फाइल रिलीज कर रही है, अभी धीरे धीरे और रिलीज करेगी, पता नहीं किस किसका नाम सामने आएगा, देखते हैं अभी। एक रहेगा, आपने कहा था 2014 के बाद जो दलित है उसमें संविधान बचाने के लिए आपने मुद्दा उठाया होगा कुछ इस प्रकार है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ संविधान का मुद्दा उठाने से जो दलित वोट बैंक है वो कांग्रेस जीत जाएगा? ये दलित वोट बैंक की बात नहीं है। हमेशा एक बात कहता हूँ, 2014 से पहले इस देश का संविधान इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, दलित की रक्षा करता था। 2014 के बाद उसे बीजेपी आई, नरेंद्र मोदी आए सत्ता में, प्रधानमंत्री जी, तब से इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान इस देश के संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर खड़ा है। नई बात है। और सिर्फ संविधान के मुद्दे की बात नहीं, अगर कांग्रेस पिछले 10 साल में लड़ाई ना लड़ती संविधान को बचाने की, तो इस देश के जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वो बदल देते। कहीं न कहीं कांग्रेस नया दलित चेहरा बनाने के लिए प्रदीप नरवाल को उतार तो नहीं रही है ना मैदान में? देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय है, हमारा काम है वो काम करना। मेरे दिमाग में मेरा संकल्प तय है कि हरियाणा में शहीद भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन महापुरुषों के सपनों का हरियाणा बनाना है। हमारे युवा सिर्फ इनका नाम ना ले, इनको पढ़े, देखिए क्या होता है सोशलिज्म, जिसकी नेहरू जी बात करते थे, जिसकी भगत सिंह जी बात करते थे, किस डेमोक्रेसी की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। छोटू राम जी कहाँ से पढ़े, तो छोटू राम जी किस तरह लड़ाई लड़ी, संयुक्त जो पंजाब था आजादी से पहले, उसमें किसानों की क्या लड़ाई लड़ी। युवा पढ़े, सिर्फ नाम ना ले, और उसी दृष्टिकोण हम लोग आगे बढ़ेंगे। चेहरा बनना ना बनना, कैसा बनना, छोटा बनना, बड़ा बनना, वो तो राजनीति में हालात ऊपर नीचे होते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन हमारा काम है विचारधारा के तौर पर आगे बढ़ना, और विचारधारा को आगे फैलाना, और ऐसी विचारिक परिस्थिति हरियाणा में बढ़ाना कि हमारे युवा आगे पिस्तौल शूटर ना बने, सबको अच्छी शिक्षा मिले, नौकरियां मिले। सब लोग नौकरी तभी तो हालात हो रखे हैं, शिक्षा नहीं तभी तो हालात हो रखे हैं। और जो स्कूल आज से 60-70 साल पहले इन सरकारी स्कूल में पढ़ पढ़ के लोग एसपीटीसी बने थे, इन स्कूलों में फिर से ऐसी शिक्षा है गांव के सरकारी स्कूलों में कि यहाँ पढ़ के बच्चे एसपीटीसी बन सके, सिर्फ मजदूर बनने का सपना नहीं देखे यहाँ पढ़ के। तो ये भी हम चाहते हैं हरियाणा, ऐसा हरियाणा बनना चाहिए। और अभी धीरे धीरे कोशिश करें, लाइब्रेरियाँ बनवा रहा हूँ वाणी खेड़ा में, बाकी जगह में करेंगे, छोटी लाइब्रेरियों में जाएंगे, अच्छा कोशिश करें, अच्छी नई लाइब्रेरियाँ खुले, कोशिश करें। जो जेएनयू में आपने राजनीति करी है, उस राजनीतिक में और यहाँ की राजनीतिक में आपको कितना फर्क लगा? बहुत दिन हो गया यार, जीवन छोड़ कुछ पल याद हो नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो याद तो सारा है, पर मैं कह रहा हूँ जेएनयू तो ऐसी जगह है जैसे पूरे देश को होना चाहिए, पर देश वैसा बनने बड़ा समय लगेगा। देश में सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब है यार, समाज में तो अच्छा बुरा, चोर सिपाही सब है। जेएनयू जो यूनिवर्सिटी थी वो ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे जो एक अलग तरह की दुनिया है, जहाँ पे गरीब मजदूर का बेटा पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ता है, बच्चे राजनीति में बहुत आगे तक जाते हैं, पढ़ाई ज्यादा करते हैं, हवाबाजी कम करते हैं। जेएनयू में छिछोरापन कम है। मेन बात है कि वैसा पूरा समाज बनना चाहिए, दिखावा नहीं, ईमानदारी है। तो ये सब आप और मैं क्या चाहते हैं, समाज ऐसे बने ना। बिल्कुल आपकी आप भी युवा उम्र में बिल्कुल ऐसे समाज चाहते हो? बिल्कुल। भाई हमारे वहाँ 180 फीस सेमेस्टर की, एमडी में इतनी होनी चाहिए, उसी तरह यूनिवर्सिटी में इतनी होनी चाहिए। जब इतने बने इनके उद्योगपति को लाखों करोड़ रुपए सरकार माफ कर देती है, तो शिक्षा फ्री क्यों नहीं करती यूनिवर्सिटीज की, हॉस्टल फ्री क्यों नहीं करती, खाना फ्री क्यों नहीं करती सरकारी यूनिवर्सिटीज की? भाई हम सरकार को चुनते हैं, सरकार इसलिए चुनते हैं कि जब कोई विदेशी लोग हमला कर दें तो हमारे देश के सरकार रक्षा करे, बिल्कुल इसलिए चुनते हैं शिक्षा और चिकित्सा सबको मिले, किसी भी जाति बिरादरी, गरीब अमीर हो। पर अपने यहाँ क्या हो रहा है, विदेशी चीन ने हमला किया, नरेंद्र मोदी ने आंखें बंद कर ली,
जिसके लिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, बोलने नहीं दिया गया। नरवाणे की किताब पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किताब लिखी ना कि उन्होंने हमला किए तो चुप चुप फोन उठाने छोड़ गए थे देश के प्रधानमंत्री। तो ठीक है, गांव के हालात ये है कि सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में कोई बच्चे पढ़ाना नहीं चाहता अपनी। क्यों? क्योंकि वहां पे ना स्टाफ है, ना शिक्षा बची है, सिर्फ नाम के लिए बचे स्कूल। सरकारी अस्पतालों के बच्चों को लेकिन जाना चाहता, ढंग के डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं होता ढंग का। पर ये काम किसका था? सरकार का था ना। तो हम ऐसी सरकार चाहते हैं, ऐसा ही देश चाहते हैं, और ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब जेएनयू में जो स्टूडेंट्स थे वो यही बातें करते थे, वो लड़ाई लड़ते थे, हर चीज अच्छी शिक्षा की लड़ाई लड़ते थे, अच्छे हॉस्पिटल की बात करते थे, देश की सुरक्षा की बात करते थे। वैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे थोड़ी बातें कम और इनको और करेंगे, समाज में और बात लेके जाएंगे, युवाओं को जागृत करेंगे, नई लड़ाई लड़ेंगे। जो आपने भाई जी इलेक्शन लड़ा था 2024 में, उसके बाद आप बुआड़ीखेड़ा हल्का में गए हो, तो लोगों का रिस्पॉन्स को कितना अधिक और आपके प्रति बढ़ा है कि भाई हमने गलती कर दी या कुछ और इस तरीके है? ये रुझान बढ़ने की बात नहीं, बहन बात तो ये कि मैं बीच में वहां जनता की सबसे बड़ा बड़ा प्यार मिलता है। और सब लोग कहते हैं कि भाई जो हो गया होगा, बाकी की लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है, इतने बच्चे के प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और मेरा सिर्फ इतना कि पूरे हरियाणा, भवानीखेड़ा से पूरे हरियाणा में एक नई ऊर्जा बनानी, युवाओं को इकट्ठा करना, जागृत करना, और एक अच्छे हरियाणा की लड़ाई लड़नी, ये अपनी लड़ाई है। आपका नाम एक क्रिकेट के खिलाड़ी है प्रदीप नरवाल, हाँ, उनसे बहुत ज्यादा मिलता है, एक ही नाम आपका, अरे शायद नाना गांव स्टेट को भी आपको आपके तो सोनीपत एक ही है, दोनों की नहीं, स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट एक ही आपकी सोनीपत। और नाना गांव का बालू हमारे विधायक जी के गांव का, मेरा कथूरा पड़ गया। तो कभी ऐसा हुआ है उनको फोन लगाया, आपके पास आ गया और कुछ हिसाब बना हो, कभी आपसे मिलने आए हो? कई बार हुआ ऐसा तो। अच्छा, कोई सा एक किस्सा? कई नाम ले के बड़े पॉलिटिशियन हरियाणा का, उन्होंने मुझे फोन किया कर उसको रहे, उस मेरे को भी किया। एक बार मैं प्रोग्राम में था कहीं, प्रदीप अच्छा बड़ा छोटा भाई हमारा, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा रेडर रहा, काफी फेमस रेडर है। तो मैं एक बार सहारनपुर था, तो एक मेरे को फोटो देने के लिए आए हुए थे, मेरे सामने बैठे फोटो देख रहे बैठ के, बोले यार ऐसे देख रहे, कह रहे यार ये तो लग रहा। मैं बोला मैं फोटो दिख गई, मैं बोला भाई यहाँ आओ। वो कोई नहीं, अभी छोटा भाई हमारा। मैं बोला छोटा भाई है भी, कोई बात नहीं, वो नेट सिंह लगा के ले आएगा मेरे नाम से। तो उसका ऊपर आता है कई बार कि वो बड़ा फेमस खिलाड़ी है हमारा भाई, बड़ा उसने देश का नाम रोशन किया है। तो कई भाई का बड़ा उसका फोटो ले आए, मैं लिया, मैं भाई दो फोटो, कोई बात नहीं, वो भाई हमारा छोटा। कहीं ना कई बार ये कंफ्यूज हो जाती है। बड़ा अच्छा भाई है। 30 जनवरी में आपने बुआड़ीखेड़ा की आशी चुंगी पे मनरेगा बचाओ और मुआवजे को लेकर कार बुलवाई थी भाई जी वापस, उस सरकार का रुख कराया था आपने। क्या लगता है कि आपको इसी मुद्दे को उठा के, ये जो आप मुद्दे उठा रहे हो, सरकार को अपनी तरफ खींच रहे हो या जो जनता उसको अपने साथ जोड़ रहे हो आप? नहीं, मेरा काम है। अब चुनाव हार जीत अपने जगह, लोगों ने वोट तो दिया, साथ तो दिया, प्यार तो दिया। तो जो 58,500 लोग जो हैं भाई, उनके प्रति मैं जवाबदेह हूँ। जिनको गुमराह करके बीजेपी ने वोट लिया, उनके प्रति जवाबदेह हूँ। भाई आज उसने वोट दे, वो भी अपना नहीं दिया यार, उसकी भी लड़ाई लड़नी है अपने। अभी पिछले बेचारा कई परिवार में बड़ी दिक्कत हो गई किसी के, मेरे हमारे वोटर नहीं थे, तो हम साथ देंगे ना, उनका क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी चुनाव में गुमराह करके वोट लेती, ले लिया, और आगे तो हम साथ देंगे ना। प्रदीप नरवाल पूरा बुआड़ीखेड़ा को अपना परिवार समझते हैं? बिल्कुल, पूरा भवानीखेड़ा, पूरा हरियाणा मेरा परिवार है। भवानीखेड़ा हरियाणा सब अपना परिवार है, और युवाओं के साथ लेके लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जो आपका आगे का कार्यकाल होगा, आगे आपने क्या सोच रखे, क्या और करोगे, वो उसके बारे में कुछ बताओ आप। आगे मेरा एक तो ये है कि जितनी हमारे हल्के में अभी बाहर भी जो लाइब्रेरी खुली हुई गाँव में, उनमें बुक्स दे के कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हरियाणा में जो मनरेगा को लेकर लड़ाई, वो लड़नी, मनरेगा से बहुत गरीबों के बदले थे, एक रोजगार की गारंटी हुई थी। जो हरियाणा में स्कूल और जो दिन बर दिन खत्म होते जा रहे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि गरीब आदमी उन्हीं में इलाज करवा सकता है, और उनमें छाती का काम जान दिया, उनके हालात ठीक होने चाहिए। मेरा पहले तो सबसे बड़ा मकसद यही है, कहीं भी स्टेट में सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल्स, इनके हालात ठीक होने चाहिए। कई बार आप ये वीडियो डाला भाई जी, आप कमेंट देखना टाइम आपने शायद नहीं मिलता, तो कई कमेंट आवा है कि 10 साल पहला, 15 साल पहला सरकार कांग्रेस की थी, तो इन्होंने ये फ्री क्यों नहीं किया, हम क्यों करें? देखो क्या बात है कि समाज में कांग्रेस ने पहले किया और फिर क्यों नहीं किया। तो जब मैं छोटा था, मैं पेटवाड़ का पढ़ा हुआ हूँ, दो पहले फर्स्ट मेरी पेटवाड़ से थी,
उसके बाद मैं कथुआ चला गया, फिर मैं केवी श्रीनगर चला गया। तो हमारे स्कूल में क्या उसमें नाज मिला करता, हमने खुद नाज लिया हुआ है, शनिवार दिया करे, किस दिन दिया करते। ठीक है, शिक्षा बिल्कुल बहुत ही कम फीस थी। और उसके साथ साथ अब तो फीस तो जो हालात है, पर शिक्षा के साथ शिक्षा भी नहीं बची ना। ये पहले गांव के स्कूल में मेज नहीं थी पर शिक्षा थी, अब शिक्षा नहीं बची, अच्छे टीचर नहीं बचे। अब तो बचपन में क्या हो गया, मेरी का बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का गांव में पढ़ेगा, और गांव में स्कूल सरकारी में पढ़ेगा, क्या बनेगा? मजदूर। क्या बनेगा? 10,000 ठेका की नौकरी। अब पहला जो गांव के बारे पहले देखे होंगे, गांव के स्कूल में पढ़ पढ़ के, मेरे गांव में 3 आईजी बने हुए, हम्म, गांव के स्कूल से पढ़े हो सारे। अब कोई गांव में सपना देख सकता है क्या टीसी बनने का गांव के सरकारी स्कूल में? तो देखा कॉन्ट्रैक्ट नौकरी लगनी 12-15 हजार में, सरकारी को नहीं मिलती, कॉन्ट्रैक्ट की मिलेगी। वो जो अच्छे टीचर है उनकी सैलरी बहुत अच्छी देने लगी है सरकार, फिर भी अच्छी तरीके से पढ़ा क्यों नहीं पा रही हो बच्चों के साथ, क्यों नहीं अच्छे अपनी कौन बना लग रहे? क्योंकि उसके प्रति एजुकेशन मिनिस्टर को, सीएम चीफ मिनिस्टर साहब को, इन सबको संजीदा होना पड़ेगा। सैलरी देने लगी, शिक्षा को सुनिश्चित कौन करेगा? दाचा, जो जिले का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, सीरियस होना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा। दूसरी बात, और मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो कांग्रेस राज में नहीं हुआ, पर आगे जो नहीं हुआ आगे हो जाना चाहिए। बड़े बड़े अफसरों को प्रोत्साहित करें सरकार के, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, लेवल आप बताओ, लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उससे? बिल्कुल जी मेरी बात। एक हमने देखा है जो टीचर है ना, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ते भाई जी उसमें, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाना पढ़े। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ तो बदलाव करने वाले पड़े आने वाले समाज में। प्राइवेटाइजेशन की तरफ समाज जा रहा हो, अच्छी बात नहीं। प्राइवेट सेक्टर चलता है डिमांड सप्लाई का, पता है लोग कितने समझ पाएंगे, तो मेरे कुछ लोग मानते हैं इस बात को, प्राइवेट सेक्टर चलता है डिमांड सप्लाई, और सरकारी सेक्टर होता है वेलफेयर। और देश की सरकार क्या है? इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक वेलफेयर राज्य है, वे वेलफेयर देश है, जहाँ पे बहुत सारी स्कीम जनता की भलाई के लिए दी जाती है, सिर्फ इसलिए नहीं जाती, उससे फायदा है सरकार को। कई बार एक गांव बहुत दूर होता है, उसमें बिजली पहुंचाने का खर्चा ज्यादा होता है, क्यों पहुंचाया जाता है? कर्तव्य है सरकार। सरकार को कहते हैं बहुत खर्चा पहुंचाने का, हमने कोई पीछे फायदा है नहीं, रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कर्तव्य है, ये फर्ज है, इसे सरकार चुनता है। इसमें हम लोग वेलफेयर स्टेट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई जी, थैंक यू, आज आपने अच्छा लगा, जनता को बड़े इतना अच्छे सवाल थे टाइम आपके दिया। यार। आपने देखा प्रदीप नरवाल जी जो भाई है बुआनी खेड़े के कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ा था, आपने इनके विचार किसे लग गया है कमेंट के माध्यम से सारे बात जरूर भाई जरूर बताइए, और वीडियो ने शेयर करियो। जो इनकी विचारधारा अपन ने देखी है, जो सरकारी स्कूल हॉस्पिटल थी ऊपर लाने की है, ये नहीं है जो गरीब का बच्चा वो भी उसमें पढ़ सके। आज का दिन गरीब बच्चा के हालात इसे हो गए हैं, वो सरकारी स्कूल में जावे लेकिन वो कुछ पढ़ नहीं पाते, क्यों? टीचर की भी कमी हुआ है, जो भाई ने आपकी खोल के सारी बात बताई थी। आपने वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि सरकार तक यह बात जागरूक काना में भी जुड़ेंगे। अगली अपडेट में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।